सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर मोटो व्लॉग। तो यहाँ पे हमारे घर के पास सिर्फ ये एक ही छोटा सा हाईवे है जिस पर थोड़ी सी टॉप स्पीड लगाई जा सकती है। वहाँ पे भी टॉप स्पीड नहीं, सिर्फ थोड़ा लिमिट तक ही पहुँच सकता है। और ये इतना ऊपर नीचे है कि इस पर कुछ कर भी नहीं सकते इतना होके भी। और इस हाईवे पे 2400 घंटे ट्रैफिक होता है, तो कभी कुछ भी नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ हाईवेज ना के बराबर है। एक भी छोटा सा हाईवे चाहिए तो मुझे 30-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अब भी मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, और वो भी 30 किलोमीटर ही दूर है। ओ भाई, जो रास्ते में पूरा मोटो व्लॉग शूट करेंगे। तो मुझे बताना कि अगर आपको राइट फ्रॉम होम टू कॉलेज और कॉलेज टू होम चाहिए 30-30 मिनट के 2 वीडियोस, तो मैं बना दूंगा, क्योंकि कॉलेज तो हमेशा आना जाना रहता है। और यहाँ पे इतनी सर्दी है कि मुझे भगाने भी दिक्कत हो रही है। मैं भगा नहीं पा रहा हूँ स्ट्रेट हाईवे होके भी, कि सर्दी बहुत है। ये देख सकते हो, बार बार टर्न आ जाते हैं, एक सीधा रास्ता नहीं है। ऐसे जगहों पे हाई एक्सेलरेशन गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे जैसे आपको पता है कि R15 में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं होता, टॉप स्पीड होती है बहुत ज़्यादा। पर टॉप स्पीड कहाँ पे चेक करेंगे हम, अगर रास्ता ही नहीं है तो। मैंने आज तक छोटे से छोटे हाईवे पे भी 130 करा है सिर्फ मैक्सिमम। उससे आगे रास्ता ही नहीं बचता कि मैं उससे आगे भी जाऊं। 1 साल हो गए, फिर भी आज तक पता नहीं है कि ये मोटरसाइकिल करती कितने, 140 150। कहाँ से ऐसा होता कि वो दिल्ली जैसे एक्सप्रेस हाईवे गोवा में भी होते 8 लेन 12 लेन। अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे पहले गोवा से कर्नाटका जाना पड़ेगा, फिर उधर से एक्सप्रेस लेन लेनी पड़ेगी पुणे वाली। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो मॉडिफिकेशंस के ऊपर, जो आपको दिख रहे हैं अभी बाइक पे, वो H2R जैसे फिन्स वाले मिरर। तो अभी मैंने बंद कर रखे हैं, क्योंकि उनके कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मिरर्स की पीछे देखने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे ही साइड नहीं मारता और साउंड से पता चल जाता है कि कोई पीछे है या नहीं। थोड़े से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे साउंड आने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता कि पीछे कोई है भी कि नहीं। तो वैसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैंने डिस्कस किया था, चैनल पे है मेरे। मैं ऊपर आई कार्ड में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, अब चाहे तो जाके देख सकते हैं। बाइक में फ्यूल नहीं है और कुछ तो है, मतलब 60 किलोमीटर वगैरह चल जाएगी। अभी तक रिजर्व चालू भी नहीं हुआ है। मैंने जब पहली बार बाइक को लिया था तो मैं इसमें फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था, और ये सिर्फ 2 किलोमीटर चली हुई थी, 0 नहीं थी ये, ओडो पे 2 किलोमीटर थी। तो तब मैं इस पर वो रिजर्व घुमाने वाला नॉब ढूंढ रहा था, जो कि BS3 वगैरह में आता था, मतलब R15 में नहीं, लेकिन दूसरे बाइक्स में। मेरे पास जिक्सर है BS3, तो उस पर था। तो बाद में मुझे पता चला कि इसमें नहीं होता वैसा, इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। 2 डंडी दिखा रहा है तभी रिजर्व में चली जाती है बाइक। फिर मुझे फील होता है कि एक्सेलरेशन कम हो गया है, थोड़ा सा कम हो जाता है। जब टंकी फुल होती है तब एकदम ही एक्सेलरेशन अलग हो जाता है। लेकिन टंकी फुल करके ज़्यादातर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ जाता है टैंक में। तो हमेशा ही टंकी फुल करता हूँ, मैंने आज तक कभी आधी फिल की नहीं, पूरी खत्म होने तक चलाता हूँ, फिर पूरी टंकी फिल करता हूँ। मैं इतनी दूर जाता हूँ कॉलेज के लिए, तो इसीलिए मुझे माइलेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं एग्जॉस्ट नहीं लगाता इसमें, क्योंकि अगर एग्जॉस्ट लगाऊंगा तो ऐसे भी 3 एवरेज के किलोमीटर कम हो जाएंगे। उस ऊपर से फिल्टर लगाऊंगा तो ज़्यादा एयर जाएगी, इसका मतलब ज़्यादा फ्यूल की भी ज़रूरत होगी। तो अगर फ्यूल ज़्यादा चाहिए तो मुझे ECU रीमैप करना पड़ेगा। अभी स्टॉक ECU रीमैप होता नहीं है, तो पावर ट्रॉनिक का लेना पड़ेगा। अभी उसका अलग से 20,000 रुपये खर्चा है, और फिर वो ट्यून करके भी कौन देगा, मुझे पूरे गोवा में ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही दिक्कत होती है ऐसी चीज़ों में, इसीलिए मैं इसको स्टॉक ही रहने देता हूँ। जब तक कॉलेज के 4 ईयर ख़त्म नहीं होते, अभी तक 2 सेकेंड ही चल रहा है, तब तक शायद मैं फ्यूचर में एग्जॉस्ट लगा लूँ आवाज़ के लिए। लेकिन ये सब नहीं करने वाला मैं, ट्यून वगैरह। ट्यून करने से पावर ज़रूर बढ़ जाएगी। अभी 19 PS पावर है इसमें, ट्यून करने के बाद 25 वगैरह हो जाती है। मेरे कॉलेज का रास्ता है पूरा बेकार रास्ता है, एक घटिया रास्ता है, सीधा इतना ट्रैफिक है, एक हाईवे तक नहीं है, बार बार ब्रेक मारना पड़ता है। इसलिए मैं इतना बात कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो। और मुझे आज भी याद है 2 या फिर 3 महीने पहले मैं यहाँ पे इस जगह पे आया, और मैं ऐसे ही कॉलेज जाने के लिए निकला था, और फिर मुझे याद है कि मेरे पीछे बैग ही नहीं है।
तो ये जगह तकरीबन घर से 20 किलोमीटर दूर होगी। तो मैं वापस गया बैग लेने, फिर मैं वापस आया और मेरा एग्ज़ाम था उस दिन, कुछ याद नहीं है। तो ऐसे भी हो जाता है कि चलाता हूँ मैं बाइक तो मैं या फिर पूरा ध्यान मेरा सामने रहता है रास्ते पे, तो मुझे लगा ही नहीं कि मेरे पीछे मेरा बैग ही नहीं है। तो अभी मैं चेक कर रहा था कि मेरे पीछे बैग तो है ना, इसीलिए, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिकल सब सबमिट करने जाना है फाइनल वाला अपना, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। भाई असा मरतो पुढे हां पेट्रोल थोड़ा सा तो है, बहुत है, फुल किती चालू असा काय म्हणता, चालू असता तो मोठा कधी बसलो किंवा चालू करता नाही चलत ना, बायका वयल्यान देवलं की बंद। कितलं प्रेशर आता चेक कर, फक्त हवा भरपाची ना, प्रेशर चेक कर। कितला असा 24 हांव नको रे, बायक घेतिल्ली तेन्नाच्यान भरून हांवें काय म्हणून, ताणी सांगूं ना म्हाका शोरुमान कितें आसा तें, कित्याक हाज्या प्रमाणे फुडें 29 आसपा जाय आनी फाटीं 33 म्हणून। नाका आसूं आसूं कांय ना, फाटलो चेक कर। जाले मरे हाँ, अभी कर दिया मैंने पेट्रोल फुल। तो अभी थोड़ा सा एक्सीलेटर घुमाने पे भी ज़्यादा ये हो रहा है, मतलब पिकअप ज़्यादा दे रही है बाइक। तो वही मैं कह रहा था कि टंकी फुल होने के बाद उसका रिज़र्व वाला जो ऑटोमेटिक ये है वो हट जाता है। जब मैं टायर पे ऐसे हाथ मार के देखता था या फिर दबा के देखता था, तो मुझे पता है कि साइकिल की तरह वो तो ऐसे हाथ के फोर्स से तो अंदर घुसेगा नहीं। तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही अच्छा है टायर। मतलब मैं यूट्यूब पे देखता था लोगों को 10-10, 20-20 दिन गाड़ी को एक जगह पे खड़ा रखते थे और फिर वो लोग बोलते थे कि टायर में हवा कम है तो पहले हवा भरते। तो मैं सोचता था कि मैंने भी पूरे साल में 2021 से 22 तक बाइक को कितने महीनों खड़ा किया है जब लॉकडाउन रहता था। तो मेरे टायर में ऐसा कुछ कम नहीं होता क्या? तो बाइक का जो टायर का जो मेजरमेंट है जो कंपनी देती है, टायर में एयर प्रेशर कितना रहना चाहिए, आगे टायर में 29 और पीछे 33, और अभी चेक कराया तो वो डिजिटल मीटर पे दिखाता है आगे वाले में 24 और पीछे वाले में 25। तो लेकिन मुझे चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, और जब मैं बैठता हूँ तो देखता हूँ कि टायर थोड़ा सा वो बाहर निकलता है ना वेट की वजह से, तो वो भी नहीं है, टायर सीधा है एकदम। तो पता नहीं कि सच्ची में हवा कम है या फिर उसके मीटर में कम दिखा रही है। मुझे लगा था वो जो एनालॉग गेज होता है वो सर्कल वाला, उसमें एक्यूरेट पता चलता है। तो वैसा देखने के बाद फिर शायद मैं देख लूँ कि हवा भरनी है कि नहीं। और ऊपर से मुझे पता भी नहीं है कि कम टायर एयर प्रेशर का थोड़ा सा फ़ायदा है कि कम टायर प्रेशर मतलब उतना भी कम नहीं, मतलब नॉर्मल और नॉर्मल से थोड़ा नीचे, तो टायर थोड़ा सा ज़्यादा कांटेक्ट बनाता है रास्ते के साथ, तो थोड़ी सी ग्रिप ज़्यादा मिलती है। और अगर आपको टॉप स्पीड करनी है तो जितनी हवा भर सको भरो, और टायर इंसुलेट हो जाएगा और उससे कांटेक्ट कम रहेगा रास्ते और टायर के बीच में, तो टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा आएगी। कम हो तो टॉप स्पीड अफेक्ट करती है, लेकिन हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। और हवा बहुत ज़्यादा कर दो तो हैंडलिंग बेकार हो जाती है, लेकिन टॉप स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। अभी मैं सोच रहा था कि मैं साइकिल में स्टॉपी, व्हीली, रोलिंग स्टॉपी सब कुछ करता था, क्योंकि मैंने 5 साल से
17 साल तक साइकिल चलाई है। पीसी बिल्ड करने के लिए मेरी साइकिल बेच दी थी। तो मुझे साइकिल में स्टंट्स मारना बहुत पसंद था और बाइक तो बहुत ही हैवी है। मैं अभी इतना ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं हूँ कि ऐसे ऐसे घुमा के इसको उड़ा सकूँ। तो अगर टायर में हवा कम होती है तो स्टॉपी मारने के लिए वो बेस्ट होता है, क्योंकि स्टॉपी मारने के लिए आपको अगर टायर में हवा 30 डालते हो तो आपको 25 करनी होती है। तो अगर इस टायर में हवा कम है तो मैं स्टॉपी मारने की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी ABS है इस बाइक में, तो उसको पहले बंद करना पड़ता है। तो एक सीट के नीचे एक सेंसर फ्यूज़ बॉक्स होता है, तो वहाँ से ABS का फ्यूज़ निकालना पड़ता है, ताकि ABS का जो मोटर है जो हाइड्रोलिक प्रेशर को कम ज़्यादा करता है, उसको बंद करना पड़ता है। तो मैं निकाल रहा था फ्यूज़, थोड़ा ऐसे 10 रुपए का फ्यूज़ होता है वो, तो वो इतना जाम हो गया है धूल की वजह से अंदर, तो वो निकल ही नहीं रहा। तो मैं देख रहा था कि इतना मैंने ज़ोर लगाया, तो पहले तो उसको पकड़ने के लिए कि ग्रिप नहीं है ठीक तरह से, और ऊपर से वो टूटे नहीं, इसीलिए मैंने फिर छोड़ दिया, बाद में देखूँगा। तो इसीलिए मैं इसमें स्टॉपी भी नहीं कर सकता। और व्हीली के लिए मैं अभी दोनों सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे व्हीली भी करनी है। और इस बाइक में ऐसा है कि इसका जो क्लच का जो मोशन है, जो एंगेज होता है क्लच, वो बहुत ही देर में होता है। तो देर क्लच एंगेज होने का एक फ़ायदा होता है कि वो शिफ्टिंग बहुत तेज़ कर देता है आपकी, और जल्दी क्लच छूटने का एक फ़ायदा होता है कि वो स्टंट राइडिंग में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लच छोड़ने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और उस हिसाब से आपको आपकी जो व्हीली है उसको टाइम करना पड़ेगा कि कब आप ऊपर की तरफ खींचोगे, कब आप एक्सीलेटर खींचोगे, फिर आप क्लच छोड़ोगे, उसके हिसाब से। तो वो भी एक दिक्कत है कि इसका जो एंगेजमेंट ऑफ क्लच है वो बहुत ही लेट होता है, तो इसकी वजह से गियर शिफ्टिंग अच्छी है, लेकिन स्टंट राइडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जिक्सर में वैसा नहीं है, मेरे जिक्सर में जल्दी से ही छूट जाता है, तो उसमें फ़ायदा है। अगर उसका क्लच इसमें होता तो मज़ा ही आ जाता है। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ नॉलेज दी है, अगर आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं पता है तो अभी आपको पता चल गया, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। और वैसे भी मैं काट के डालता हूँ वीडियो, पूरा नहीं डालता, को वैसे भी बेकार का पार्ट में दिखाता ही नहीं।